बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दी मैथ शो विद आई के। नाजरीन, आज का हमारा स्पेशल जो शो है वो हम हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए हैं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जितने भी ममालिक में हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो कि कीमती अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, तो इसी सिलसिले में हम आज का जो पहला शो है वो हम सऊदीया से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ जनाब नज़ाकत हुसैन साहब हैं जो कि बिजनेसमैन है सऊदीया में और पीटीआई के रहनुमा भी हैं, और जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं मुशर्रफ यासीन साहब, दी मैस न्यूज़ के वो ब्यूरो चीफ है सऊदीया में। आइए उनसे बातचीत करते हैं और सऊदीया में जो हालात हैं इस वक्त उनके बारे में उनसे बात करते हैं, और जो जो हमारे वहाँ पे ओवरसीज़ भाई हैं जो काम की गरज से जा रहे हैं, जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना है, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले मैं आऊँगा नज़ाकत साहब की तरफ कि नज़ाकत साहब से मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो आप माशाल्लाह वहाँ पे आपका बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, तो आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ से हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं तो उनको किन-किन मुश्किलात का सामना होता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बने हैं। तो मुश्किलात अगर देखी जाए ना जी, आप ओवरसीज़ के पाकिस्तानी के हवाले से तो मुश्किलातों से भरे हुए पड़े हैं। बिलख़ुसूस अगर आप बात करें सऊदी अरब की, वैसे तो बाकी चीज़ों में जैसे हमारा ताल्लुक तो बड़ा दोस्ताना है सऊदी अरब के साथ, आखिर हम दोस्ती के दावे तो करते हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बिलख़ुसूस हमारे पाकिस्तानियों की मुश्किलातें कम नहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही। हर दूसरे आदमी का यहाँ पे अकामा एक्सपायर है, हर दूसरा आदमी मुश्किलात का शिकार है, हर दूसरे बंदे को कंपनी सैलरी नहीं दे रही, और हम अपनी आवाज़ उठाएँ तो कहाँ उठाएँ? हम जाएँ तो किसके पास जाएँ? हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म सऊदी अरब में ओवरसीज़ के लिए नहीं है कि वो अपना दुःख लेकर किसी के पास जाए। एम्बेसी में आप चले जाएँ और सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब इतना बड़ा है और इसके अंदर सिर्फ 2 जगह पे एम्बेसी है, एक रियाज़ में है और एक जिद्दा में। तो ज़्यादातर लोग जुबैल दमाम में मौजूद है और यहाँ से रियाज़ तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पे है। तो हम अपने हक हुकूक लेने के लिए कहाँ जाएँ? एम्बेसी में जो लोग जाते हैं वो हमें कॉलें करते हैं, मैसेज करते हैं, यार हमारी वहाँ पे सुनाई नहीं हो रही, हमारा ये काम है। यानी कोई कोई तरीक़ाकार या कोई प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास नहीं है जो मुश्किलात पाकिस्तानियों की जो है हल कर सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुँचे, और जो दावे जो कर रहे हैं दोस्ती के, उन दावों को हकीकत भी नज़र आए, जहाँ पे जो लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार, उनकी मुश्किलातें हल हो। यकीन करें कि सैलरियाँ यहाँ पर लेट होती हैं, कोई नहीं सुनने वाला। तो अगर यहाँ पर बाकी मुल्क की बात की जाए, जिस तरह फिलिपाइन है, आप उनकी एम्बेसी देख लें, इतनी स्ट्रांग, अगर रात को आपकी सैलरी नहीं आती, सुबह एम्बेसी वाले उन कंपनी के पास पहुँच जाते हैं, और हमारे यहाँ पर कोई कहीं भी कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा मुशर्रफ साहब, आपने नज़ाकत साहब की बातें सुनी। आप माशाल्लाह वहाँ पे मैस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो जर्नलिस्टों को हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं रसाई की। तो क्या आपको वहाँ पे रसाई है इस सिलसिले में कि आपने कभी कोई सऊदीया में जो हमारा वहाँ पे कॉन्सुलेट है, वहाँ पे आपने कभी इस सिलसिले में जाके किसी से मिले? इरफान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, और मैस न्यूज़ से हमारा अपना नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मैं टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव इसका आगाज़ किया कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ मौजूद है बाहर के ममालिक से जो ज़र मुबादला बड़ी तादाद में भेजते हैं, उनको आखिर कौन सी मुश्किलात का सामना है और उनके लिए कौन क्या कर रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है, आपके सवाल को जो ताल्लुक है कि कॉन्सुलेट तक रसाई, यकीन करिए मैं इस चीज़ का बताते हुए भी इंसान को वो बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है जब हम बाकी कौम यहाँ पे बहुत सारी नेशनैलिटीज़ मौजूद हैं, अपने आप को जब कंपेयर करते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हमारी कॉन्सुलेट या हमारे सफारत खाने क्या कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किस्म की एक्सेस नहीं दी जाती। रसाई तो एक समझे आप नागुज़िर इंतहाई मुश्किल चीज़ है पाकिस्तानियों को। अगर सफारत खाने में जाना है, जिस तरह नज़ाकत साहब ने ज़िक्र किया कि इकामा एक्सपायर हैं, लोगों के मसाइल हैं, या एम्बेसी की तरफ उनको जाना पड़े, यहाँ से इस रीजन से जो ईस्टर्न रीजन कहा जाता है, मशरकी इलाका है इसका सऊदी अरब का, यहाँ से कॉन्सुलेट का या पाकिस्तानी जो सफारत खाना रियाद में मौजूद है उसका 500 किलोमीटर का सफ़र है। तो बेचारे गरीब लोग इंतहाई मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो आगे सफारत खाना कोई प्रॉपर तरीके से उनको वेलकम नहीं करता। अब मैं बतौर सहाफ़ी भी एक दफ़ा मेरा चक्कर लगा, मैं आपको अपना बताऊँगा कि उन्होंने कोई अच्छे तरीके से वहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया। हालाँकि तारुफ़ भी करवाया अपना, तारुफ़ करवाने के बावजूद किसी रेफ़रेंस के ज़रिए मैं गया था, उसके बावजूद कोई मुनासिब तरीके से डील नहीं किया गया। वहाँ पे आप यही समझिए
कि धक्का दिया जाता है अपने पाकिस्तानियों को, कुछ बेहतर तरीके से डील नहीं किया जाता, लाइन्स लगी होती है लंबी चौड़ी, बाकी उस पूरे एरिया में बाकी सब ममालिक के सफारत खाने मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरी सूरत हाल है वो पाकिस्तानी सफारत खाने की देखने को मिलती है। हमारे जो सफ़ीर यहाँ पे मौजूद हैं या सिफारती अमला है वो किसी तरह से भी लोगों के साथ ताउन करता हुआ नज़र नहीं आता। मेरा जो अभी तक अपना ज़ाती तजर्बा रहा अम्बेसी के अंदर भी और अम्बेसी के बाहर, तो आप तो वो मतलब बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि अम्बेसी के बाहर क्या हालात लोगों के यहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा नज़ाकत साहब, ये बात की है, मुशर्रफ साहब ने भी इस बात का बरमला इज़हार किया है कि जो हमारा सफारत खाना है वो बिल्कुल ही वहाँ पे आपको जवाब नहीं देता और पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट नहीं करता। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपका बताऊं कि जर्मनी मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पे हेल्प लाइन है जर्मनी में तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। तो आप लोगों ने कोई ऐसी तंजीम नहीं बनाई वहाँ पे, सारे बिजनेसमैन इकट्ठे होकर कोई तंजीम बना लें जिसमें तमाम मसाइल सामने रखे जाएं? तब मैं तो ये कहूँगा सऊदी अरब में लाइन तो है लेकिन हेल्प नहीं है। बाकी मालिकों में हेल्प लाइन है, वहाँ हेल्प भी होती है, लेकिन यहाँ लाइन है लेकिन आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। प्लेटफार्म तो बहुत सारे प्लेटफार्म है, मैं खुद PFA का भी अभी प्लेटफार्म बना है लेकिन सुनाई नहीं होती। मसला ये नहीं है कि प्लेटफार्म हर दूसरे बंदे ने प्लेटफार्म बनाया हुआ है, लेकिन मसाइल किसी के हल हुए वो हमारे सामने नहीं है कि हाँ यार हम ये प्लेटफार्म बना था, इससे हमारा ये मसला था, इस मसले को इस प्लेटफार्म ने हल करके दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के मसाइल हल हों, कि किसी के कहीं अकामे एक्सपायर हैं, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं किसी के हल नहीं हो रहे। प्लेटफार्म तो मौजूद हैं, दर्जनों के हिसाब से हैं, आप ये कह लें कि सैकड़ों के हिसाब से प्लेटफार्म बने हुए हैं, लेकिन अमली तौर पे अमली इकदाम कोई प्लेटफार्म नहीं कर रहा है इस टाइम। बातें तो सारे कर रहे हैं, हम ये करेंगे, दावे तो सारे कर रहे हैं, लेकिन दावे और अमली इकदाम में सामने नजर आता है, लेकिन अमली इकदाम इस टाइम तक कोई नहीं कर रहा सऊदी अरब में। जी, कि आप सही कह रहे हैं कि अमली इकदाम नहीं है। तो अच्छा थोड़ा सा और रोशनी डालें कि वहाँ पे अभी इस वक्त सऊदीया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अभी हैं मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़? देखिए जॉब्स के तो यहाँ पे हमको पता है 34 का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए स्टेडियम बन रहे हैं, जॉब्स तो बहुत हैं, लेकिन बात वही आ जाती है, जॉब्स तो बहुत हैं। पाकिस्तानी के लिए जॉब्स के बहुत सारे मौके हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब्स हैं। यहाँ पे अगर आपके पास तालीम नहीं भी है तो फिर भी आपको पाकिस्तान से अच्छी सैलरी जहाँ मिलती है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मसाइल का जो हल है वो यहाँ पर नहीं है। बाकी जॉब्स अगर गए तो जॉब्स माशाल्लाह सऊदी अरब के अंदर इससे पीछे भी जॉब्स और आगे भी मज़ीद अभी प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपने सुना भी होगा सऊदी अरब के जो शहज़ादा हैं उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी की रिक्वायरमेंट की है कि हमें 4 से ज़्यादा वर्कर चाहिए जो इनके स्टेडियम बनने हैं उसके लिए, और इसके सिलसिले में इंशाल्लाह उम्मीद है 3 से 4 माह के अंदर लोग आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा मुशर्रफ साहब, ये तो बात चलती है कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत मोहब्बत है सऊदीया की। सऊदीया प्रिंस से बरमला कई मौक़ों पे यहाँ तक कहा कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ। तो आप क्या समझते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें कहाँ तक आपको तसल्ली है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानियों को सही तरीके से मिलेंगी और वो अच्छा दर मुबादला पाकिस्तान भेज सकेंगे? इरफान साहब, सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है। इस हवाले से देखिए, हमें पहले एक कोई भी सिलसिला उसके आगाज़ तक जाना चाहिए कि जॉब्स जब कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं उनका आगाज़, नुक्ता आगाज़ क्या है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं एजेंट्स, वो एक खूनखार दरिंदे बने हुए बेसिकली। वो क्या करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं बैठा हूँ, मुझे 3 साल हो गए सऊदी आए हुए, यहाँ से कोई कंपनी अगर जॉब अपॉर्चुनिटी भेजती है किसी भी तरह की उनको रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज मैं आपको ट्रेड वर्कर्स कह दूँ, किसी कंपनी को मेसन चाहिए, उसमें टाइल मेसन हो गया, प्लास्टर मेसन हो गया, डिफरेंट टाइप्स के, फिर इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, प्लम्बर चाहिए, मैं एक जनरल ट्रेड आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से कंपनीज फ्री वीज़ा भेजती। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो वहाँ पे एजेंट्स होते हैं वो फ्री वीज़े को भी 15-15 लाख में, 10-10 लाख में, 12 जितने में कोई गरीब फंस जाता है उतने फंसा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ से क्रिएट होती हैं उनको कैश कैसे करना है वो हमारे लोगों को अभी तक उसका कोई सही से कैश करना नहीं आ रहा। हम उतने तादाद में लोग, जो रिक्वायरमेंट होती है एक किसी भी कंपनी की तरफ से या एक मुतलका मुल्क की तरफ से, जैसे सऊदीया अगर कोई रिक्वायरमेंट्स भेजता है कि इतने हमें पाकिस्तान से वर्कर्स चाहिए, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमत उसमें सपोर्ट नहीं करती। हम जो लोकल एजेंट्स हैं उनके हाथों में लोगों को लुटने के लिए छोड़ देते हैं, वो पैसे खाते हैं और वो जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो भी हम उसी तरह मिस कर देते हैं, पैसे भी खा लेते हैं लोगों से, गरीब वहीं का वहीं रह जाता है, उसको वही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई, एक वैकेंसी बेसिकली क्रिएट होती है, वो हम फुलफिल नहीं करते। इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर लोकल बात की जाए सऊदी अरब के अंदर, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मौजूद है मार्केट के अंदर।
اب اس میں بھی آ کے ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ لوگوں کو اس بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ آگاہ کروں کہ کون کون سی اپرچونیٹیز موجود ہیں, کس طرح کی. اکثر کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اکثر لوگ پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں جب, تو ان سے پوچھا جائے آپ کیا کام کرتے ہو, رابطہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کریں یا کسی اور دوست سے رابطہ کریں, وہ کہتے ہیں کچھ بھی کام کر لوں گا. اب اس بات میں پھر ان دوستوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے ذریعے کہ کچھ بھی کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں. آپ ایک اسپیسیفک لائن اختیار کریے, ایک آپ کا مخصوص کام ہونا چاہیے نا. جیسے آپ ہیں, آپ کا اگر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بتائیں گے کہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. نزاکت صاحب ہیں, ان کا بزنس کا, وہ ادھر بزنس کر رہے ہیں, تو وہ بتائیں کہ میں بزنس مین ہوں. میں اپنے آپ کو اگر کوئی کسی کمپنی میں ایز ایڈمنسٹریٹر جاب کر رہا ہوں یا کوئی بھی, میں اپنے آپ کو اس طرح انٹروڈیوس کروں گا. لیکن جو نئے آتے ہیں وہ ڈرے سہمے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لیں گے. اب کسی کمپنی کے پاس کچھ بھی نام کی پوسٹ نہیں ہوتی. لوگوں کو اس میں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ اس طرح جو آپ کے ذریعے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے پروگرام, اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے آپ آپ کے بے سپورٹ کے فکر ہیں ذریعے مشرف کہ صاحب, لوگ کون کون سے کام یہاں پہ کر سکتے آپ بے فکر ہیں مشرف صاحب. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو نا ویکلی اس کو لے کے چلیں گے شو کو, ٹھیک ہے, جس میں صرف اور صرف آپ کے مسائل اور وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں اور جو فیس کر رہے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا پھر جاؤں گا نزاکت حسین صاحب کی طرف, بزنس مین ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ نئے آنے والے لوگ ہیں, آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے نا کہ ان کو یہ مسائل درپیش آئیں گے, تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے, ان کو کم کرنے کے لیے آپ لوگ کیا حکمت عملی پھر وہاں پہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے مسائل کم ہوں؟ سر اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ریفرنس آتے ہیں, ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے کچھ سیکھ کے آئیں, کچھ ٹریننگ کر کے, اور یہ جہاں آتے ہی وہ ایک اچھا سیٹ اپ میرا بنائیں. یہ کوشچن ہے, یہاں پہ آپ کوئی کرائٹیریا بنائے نا کہ یہ فیک جو کام ہو رہے ہیں, یہ جو فراڈ ہو رہے ہیں. جیسے ابھی مشرف صاحب نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ اتنے کا ویزا نہیں ہوتا, 15-20 لاکھ کا یہاں پہ ویزا واقعی بکتا ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو وہاں پہ اسٹرانگ حکمت عملی بنانی چاہیے بزنس کمیونٹی کو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ پاکستان کے اندر لوگ صرف کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے, کس کام میں جانا ہے, کس جاب میں جانا ہے, وہ مشرف بھائی والی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہاں یہاں پہ ابھی کیا ہے کہ آزاد ویزے کا جو سسٹم ہے, اس وجہ سے پاکستان کے اندر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں, کیونکہ وہ کمپنی کا نام ہوتا نہیں ہے. وہ آزاد ویزے کے پرائز دے کے آپ کو ویزا دے کے سعودی عرب بھیج دیتے ہیں, یہاں پہ نہ وہ کمپنی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح کے فراڈ سے بچنا میرے خیال سے بہت زیادہ مشکل ہے. اس کے لیے پلیٹ فارم کی تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بدقسمتی سے, اگر آپ انہیں اچھا مشورہ ہی دیں, یار یہ آپ جس کمپنی میں آ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایسا ہے, تو اس نے کہنا ہے یار آپ خود وہاں بیٹھے اور ہمیں آپ یہ مشورہ دے رہے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے, آپ جس کو اچھی رائے اچھا گائیڈ کریں گے تو اس نے آپ کو کہنا کہ یہ تو خود تو وہاں سیٹ ہے, خود تو پیسے کما رہا ہے, ہمارے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سعودی عرب میں ابھی جاب نہیں ہے, یا آپ اتنے پیسے دے کے مت ہیں, یا اس طرح. تو میرے خیال سے ابھی لوگوں کو سب سے بڑی یہ ہے کہ ویزے کا کمپنی کا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کمپنی میں جا رہے ہیں, تب جا کے ایجنٹ کو پیسے دینے چاہیے. آزاد ویزا ہم اٹھا کے دے دیتے ہیں کسی کو, 10-12 لاکھ لے لیا اور ایئرپورٹ سے باہر نکلا نا, اس کو کمپنی کا پتہ. 80% اس ٹائم سعودی عرب کے اندر 80% لوگ انلیگل ہیں, جن کے پاس نہ اقامے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کفیل کون ہے, نہ ان کو پتہ ان کی کمپنی کہاں پہ ہے. اور ہر جگہ پہ, ہر سعودی عرب میں 80% لوگوں کو یہ صورتحال ہے, پاکستانی کی بالخصوص. اس کا ریزن یہی ہے. تو اس فراڈ سے ہم لوگ خود نہیں بچنا چاہتے. خود جب ہم نہیں بچنا چاہتے تو ہمیں دوسرا آدمی کیسے بچائے گا؟ اس چیز سے ہم نے خود بچنا ہے, ہم نے خود اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے, ہم نہیں کام. اچھا مشرف صاحب, یہ تو جو بتا رہے ہیں جس طرح نزاکت صاحب, گراؤنڈ ریالٹی اور سچویشن یہ تو بہت ورسٹ ہے. تو مشرف صاحب اب کیا کرنا چاہیے کہ یہ ویزا اور پلس دیکھیں کمپنیاں ہی وہاں کی ویزا دیتی ہیں نا, اس میں کیا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں, فلٹر ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے مشرف صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, اس میں ایک آسان سا راستہ یہ بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اگر دھوکہ دہی بازار میں عام ہو, تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کا اگر کوئی اشتہار کہیں آپ دیکھیں کہ اس کمپنی کو اتنی مین پاور اس حوالے سے چاہیے, تو آپ کوشش کریے اس کی ویب سائٹ, اس کا لنک کہیں سے ڈھونڈ لیں, ای میل ایڈریس ڈھونڈ لیں. آپ اس کو کمپنی کو ڈائریکٹ اس لنک پہ یا اس ویب سائٹ پہ یا ان کے وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ ان کے واقعی ان کی جاب اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ کو ای میل ایڈریس مل جاتی ہے, موسٹلی مل جاتی ہے کمپنیز کی ای میل ایڈریس ملتی ہے, آپ ای میل کر کے دیکھیں, ان سے کنفرم کر لیں کہ یہ ویزا اس حوالے سے آئیں. میں اپنی کمپنی کی جس میں ابھی کام کر رہا ہوں, میں اس کی مثال آپ کو ایک دوں گا کہ کراچی میں ایک دوست میرا تھا, اس نے کراچی سے ایک اخبار کی کٹنگ مجھے بھیجی کہ آپ کی کمپنی کا نام اس میں لکھا ہوا تھا ہیڈ لائن کے طور پہ اوپر کہ اس میں فلاں کمپنی میں اتنے مین پاور چاہیے اس طرح کے ٹریڈس. اب میں فوری طور پہ, چونکہ میں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں, تو میرے نالج پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. میں نے فوری طور پہ ہیڈ آفس سے رابطہ کیا, میں نے پوچھا کہ اس طرح کی پاکستان میں تو ویزا بھیجیں آپ نے, تو انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کا تو ہمارا ابھی تک بالکل پلان ہی نہیں ہے, پاکستان نہ بھیجیں نہ بھیجنے کا پلان ہے.
उसी वक्त मैंने फिर उस दोस्त को कंफर्म किया, मैंने कहा भाई साहब अभी पाकिस्तान में हमारी कंपनी से एटलीस्ट कोई वीज़ा नहीं, या तो किसी धोखे में ना आइएगा। ये एक आपको मैंने अपने साथ सामने जो पेश आई मिसाल वो पेश किया। तो इस तरह से हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। लोग अखबारों में कटिंग भी लगा देते हैं। अब मसला कहाँ पे चल रहा है, इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? पहले मैंने आपको बताया ईमेल करके पता किया जा सकता है। दूसरा ये कि हुकूमत वक्त जो भी हो, पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसको चाहिए इदारे इतनी सख्ती करें इस मामले में कि कोई अखबार की कटिंग भी कहीं ना आए, कोई मार्केट में इश्तिहार भी आए तो फौरी तो हुकूमत बजाते खुद उसको वेरीफाई करवाए कि वाकया ही ये सऊदीया से ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की किसी कंपनी से हुई है, क्रिएट हुई है, या ऐसे ही मार्केट में सिर्फ लोगों को लूटने के लिए, कोई फ्रॉड करने के लिए किया जा रहा है। ये इसका आसान सा हल है, लेकिन बदकिस्मती ये भुगते हैं, ऐसा कुछ करना नहीं चाहते कभी। मुशर्रफ साहब, अब ये जिस पे तो हमें अब दोनों को काम करना पड़ेगा। अब वहाँ पे हमारे ब्यूरो चीफ हैं और इस तरह नज़ाकत साहब और भी जो हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी भाई हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें अब हफ्ते में एक दफ़ा इसका जो है ना फिर इसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ेगा। और जो हमारे इक़्तिदार के जो ईवान इक़्तिदार है वहाँ तक ये बात पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। मैस न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हर वक्त सऊदी अरब समेत जितने ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए हाजिर है। नज़ाकत साहब, आखिरी आपके क्या कलमात हैं? आखिरी अगर मैं कहूँ 10 सेकंड में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आने से पहले ना आप लाजमी जो आपके दोस्त यार सऊदी अरब में उनको लाजमी एडवर्टाइज करें। वो जो बात कहते हैं उनकी बात आप सुने, उनकी बातों में हकीकत होती है, ना कि एजेंट की। और ये बाकी मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान के अंदर, जैसे मुशर्रफ भाई ने चलो जिक्र तो किया ईमेल का, लेकिन पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से मेरे ख्याल से 30 से 40% लोग ईमेल यूज़ करते हैं। 60% लोगों को तो ईमेल का पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, वो कहते हैं कि बस वीज़ा आ गया, हमने बाहर जाना है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल से शऊर देने की ज़रूरत है कि वो आने से पहले सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करें और इस धोखे से वो बच सकते हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में सारे काम ठीक होंगे। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और आने वाले दिन पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह ताला। मुशर्रफ साहब, इंशाल्लाह ताला वीकली हम मिला करेंगे और ये प्रोग्राम करेंगे, इसको लेके अब हम चलेंगे। तो आज के प्रोग्राम में मैं आप दोनों भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। जो हम बात कर सके, जो नॉलेज दे सके वो हमने दी। आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद इंशाल्लाह ताला नॉलेज देंगे। आप दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया। नज़ाकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात मैं होगी आखिर दोबारा। में इरफान साहब एक बात जी, ऐड जी। करना चाहूँगा अपनी तरफ से जी, कि ऐड करें। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मैं में ये बात ऐड निकालेंगे। करना चाहूँगा कि मुशर्रफ साहब, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं, हमने वीकली अब एक प्रोग्राम इसके ऊपर करना है। आप ऐड करें, अपनी बात करें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपका यही आपकी बात को इंशाल्लाह लेके चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे इस प्रोग्राम को लेके, ताकि लोगों को आगाही दी जा सके। मैं एक बात करना चाहूँगा ज़ाती तौर पे, जो मैं एक हर जगह पे करता हूँ, वो आप माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, आपसे भी सीखेंगे आगे आने वाले टाइम में। एक बात आप कम से कम माशरे में एक चीज़ मीडिया के थ्रू आप ये फैलाना शुरू कर दें। आज से हम एक मोटो रखते हैं कि हमारे बड़े हैं, वो आपने भी सुना होगा, वो अक्सर औकात छोटों को कहते हैं कि यार तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितना मेरा तजर्बा है। उससे हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, या आप कहीं भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, कहीं भी आपका जो वास्ता पड़ता है यंग जनरेशन से, तो आप अपने ज़रिए या अपने बड़े हैं जो, उनको ये एक दरख्वास्त किया करें कि जो छोटों को डिग्रेड ना करें, ये कहकर कि तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितना मेरा तजर्बा है, ताकि हमारे छोटे जो जवान नस्ल है वो अच्छे तरीके से ग्रो अप कर सकें। मुशर्रफ साहब, मैं एग्री करता हूँ। हमारी जो जनरेशन जी है उससे तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं अब यहाँ पे गिनवाना बैठूँ तो टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, मुशर्रफ साहब को भी सुना और मुशर्रफ साहब से दोबारा मुलाकात होगी। नज़ाकत साहब को भी दोबारा कोशिश करेंगे, इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने कीमती टाइम में से टाइम दोबारा भी हमारे लिए निकालें और मज़ीद जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करें। तो नाजरीन, आपने बात सुनी, एक अवेयरनेस की बात है। हम सब क्या करते हैं, हम सबको जल्दी होती है, हम सबको फ़ौरन कोई काम करना के पीछे हम पड़ जाते हैं। तो इसके बजाय अगर हम मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पे जाएं जिसकी लीगलिटी भी हो और जो कि हुकूमत पाकिस्तान से वट हुआ तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम बेहतर तरीके से और अच्छी मालूमात आपको पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम।